स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। अगेन दिस इज द टॉपिक फ्रॉम दिस इज द टॉपिक फ्रॉम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बेसिक्स। यानी जो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से, उसके टॉपिक्स में से ही एक टॉपिक है। जैसे कि पहले कुछ टॉपिक्स हमने रिवाइज किया, जिसमें हमने लूप्स एंड डिसीजंस के बारे में, डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, फंक्शंस के बारे में देखा, ठीक है। और बेसिक्स देखे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हमने बेसिक्स देखे थे। सी प्लस प्लस के बेसिक्स को हमने रिवाइज किया था। उन्हीं के अंदर हमारे पास एक और चैप्टर, एक और टॉपिक भी है, एरेज एंड स्ट्रिंग्स। हम ऑलरेडी जानते हैं एरे क्या चीज़ है, कैसे उसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हम ऑलरेडी जानते हैं स्ट्रिंग्स का यूज़ और स्ट्रिंग्स को किस तरह से सी प्लस प्लस में हैंडल किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर हमें एक रिवीजन देगा कि एरेज एंड स्ट्रिंग्स को हमने किस तरह से सी प्लस प्लस में यूज़ किया था, उसके ऊपर एक रिवीजन लेते हैं। और अब हम उसको ऊप में किस तरह से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली अगेन एक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन या एक आपको आइडिया दिया जाएगा इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, जिसे आप प्रिपेयर करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज को भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। हम एरे के फंडामेंटल्स को जानेंगे। जानना क्या है, हम रिवाइज करेंगे। देन हम एरेज को क्लास डाटा मेंबर्स के तौर पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, एरेज को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर कैसे यूज़ किया जा सकता है। देन सी स्ट्रिंग्स और आपके पास सी प्लस प्लस में जो स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्लास है बिल्ट इन, उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। सी स्ट्रिंग्स को भी और सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अगेन एक ओवरव्यू लेंगे, हम चीज़ों को जस्ट रिवाइज करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स के बारे में, ताकि अगर हम इसे ऊप में यूज़ करें तो हमें पता हो कि एरे को हमने कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। एरे क्या है जी? एरे आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अगर हमारे पास सिमिलर डाटा, एक ही तरह का डाटा, तो उसे एक ही जगह पे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। जब हमें एक जैसे डाटा को स्टोर करना है तो हम बजाय इसके कि अलग-अलग वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स को एक साथ इकट्ठे स्टोर करना है, तो बजाय इसके कि मैं 10 वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, मैं 10 साइज़ का एक एरे डिक्लेयर कर लेती हूँ, जो कि कंसेक्टिवली 10 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट करवाएगा और मैं अपनी 10 की 10 वैल्यू स्टोर करवा सकूँगी। इसी तरह अगर हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, एक साथ क्रिएट करवाना चाहते हैं, डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो फिर हम एक एरे बना के उस एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह वेरिएबल काम करता है, हमें पता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट काम करता है। तो जिस तरह हम वेरिएबल्स के लिए एरे बना सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स की कलेक्शन के लिए, इसी तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन के लिए भी एरे बना सकते हैं। बहरहाल जी, एरे के फंडामेंटल्स को देखें तो एरे को डिक्लेयर करने का तरीका हम सबको पता है। हमें जितनी वैल्यूज़ रखवानी होती हैं कंसेक्टिवली, हम उतने ही साइज़ का एरे बनाते हैं। इंट एज 4 का मतलब ये है कि हमारे पास 4 इंटीजर्स को हमने स्टोर करवाने के लिए, बेसिकली 5 इंटीजर्स को स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक जाता है, 0 से बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होता है। तो 5 वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करवाने के लिए हम एज के नाम से, 5 स्टूडेंट्स की एज को एक साथ स्टोर करवाने के लिए हमने इंट एज के नाम से एक एरे बनाई। अब एरे का जो सिंटैक्स है वो आपके पास वेरिएबल से किस तरह से डिफरेंट होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम बताते हैं, जबकि एरे की डिक्लेरेशन में आप उसका साथ में साइज़ भी बताते हैं, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू बताते हैं कि कितनी साइज़ की एरे लेनी है। अगर हमने 4 लिखा है, इट मीन्स 5 साइज़ की एरे है, 0 से लेके 5 इंडेक्स तक जाएँगे। फिर हम लूप के थ्रू मोस्टली एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, और लूप के थ्रू ही एरे की वैल्यूज़ को हम शो करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक लूप हम लगाते हैं वैल्यूज़ लेने के लिए, और दूसरा लूप लगाते हैं हम वैल्यूज़ शो करवाने के लिए। हमेशा आपके पास एरे के अंदर वैल्यूज़ को एंटर करने और देखने के लिए यही तरीका यूज़ होता है। बहरहाल ये एरे का सिंपल आपके पास स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, आपको ऑलरेडी आप जानते हैं एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे इनिशियलाइज़ करना है और कैसे उससे वैल्यूज़ लेनी है। एरे की किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स तक पहुँचने के लिए हमें एरे का नेम और उस इंडेक्स का नंबर बताना पड़ता है। उसके बगैर हम उस एरे की इंडेक्स तक, उस स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं पहुँच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है तो हम एरे 0 के थ्रू कॉल करेंगे, हमें सेकंड इंडेक्स पे जाना है तो एरे 1, थर्ड इंडेक्स के लिए एरे 2 एंड अप टू सो ऑन, फिफ्थ इंडेक्स के लिए एरे 4, एरे 5 या एज 5 के नाम से हम कॉल करेंगे, तो हमें किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हमने सारे इंडेक्सेस को एरे के विजिट करना है तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं, ठीक है। हमें पता ही है एरे के क्या कहलाते हैं, इंडेक्सेस कहलाते हैं, और हर एरे के इंडेक्स पे हम डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने यूज़र ने चार आपके पास अच्छा,
यहाँ पे देखें जी, ये 0 से लेके लेस देन 4 तक जा रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे 4 साइज़ की ही एरे बना रहे हैं, सॉरी 5 साइज़ की नहीं, 4 साइज़ की ही एरे बन रही है। 0 से लेके ये 3 तक जाएगा, लेस देन 4 तक जाएगा, यानी 3 तक ही जाएगा। यानी अगर हमें 4 साइज़ की एरे बनानी है तो हमने एज 4 बनाया है। एज 4 का मतलब ये है कि 4 इंडेक्सेस होंगे। शुरू हम 0 से लेके 4 तक, लेस देन 4 तक कर लें, या फिर हम 1 से लेके 4 तक कर लें। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ही इस एरे के अंदर स्टोर हो सकती हैं और 4 ही रिटर्न हो सकती हैं, ठीक है? 5 नहीं है, 4 ही है, क्योंकि लूप को अगर हम देख लें तो वो लेस देन 4 तक जाता है। 4 स्टूडेंट्स की एज लेता है और 4 स्टूडेंट्स की एज को दिखा देता है। एरे को डिफाइन करने का तरीका क्या है जी, हम देख चुके हैं। एरे का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं और एरे का साइज़ बताते हैं। जितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी है, हम एरे के साइज़ के अंदर वो लिखते हैं, 3, 4, 5, ठीक है? अगर 4 करवानी है तो हम 4 ही लिखेंगे। अब 4 का मतलब ये है कि आपके पास 0 से शुरू होकर 3 तक जाएगा। एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके पास डाटा टाइप बताई जाती है, एरे का नाम बताया जाता है, देन साइज़ ऑफ एरे बताया जाता है, जो कि बताता है कि एरे के लिए कितनी मेमोरी लोकेशंस जो हैं या कितनी टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है। अगर इंटीजर टाइप की एरे है और एक इंटीजर वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स चाहिए, तो 4 इंटीजर वेरिएबल्स के लिए 16 बाइट्स चाहिए होंगे और वो 16 बाइट्स मेमोरी के ऑक्यूपाई हो जाते हैं। कंसेक्टिव मेमोरी ऑक्यूपाई होती है हमेशा एरे के केस में, जैसे कि एज 1 से लेके एज 0 से लेके एज 3 तक के वाले इंडेक्सेस की वैल्यूज़ के लिए कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट होगी। 16 बाइट्स इकट्ठे एलोकेट होंगे। अच्छा, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका क्या है जी? सीन के थ्रू हम उसमें वैल्यू, एरे का नाम और इंडेक्स का नंबर लिखते हैं और सीन के थ्रू वैल्यू लिखवा सकते हैं और सीआउट के थ्रू वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में हमें एरे का नाम और इंडेक्स नंबर बताना ज़रूरी होता है। एवरेजिंग एरे एरे के एलिमेंट्स को एवरेज करने का क्या मतलब है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 6 वैल्यूज़ हैं, जो कि एक विजिट सेल को एक डे की, एक वीक की, या एक हाँ जी, ईच डे ऑफ द वीक, हफ्ते के हर दिन की जो है वो सेल्स दिखा रहा है। अगर एक हमने ऐसा सेल्स का एरे बनाया और फिर एवरेज इसका कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक एरे बना के 6 साइज़ की, उसके अंदर 6 दिनों की जो भी उसकी सेल्स हैं उसे एंटर करवा सकते हैं। 0 से लेके लेस देन साइज़ तक जाएगा। साइज़ आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास 0 से लेके 5 तक, यानी 6 दिनों की सेल आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? हम उन सारी की सारी सेल्स को एक और लूप के थ्रू क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। उसमें हम एक टोटल का वेरिएबल लेंगे जिसे हम 0 रखेंगे और लूप को चला के एरे के हर इंडेक्स से वैल्यू उठा के उस टोटल में ऐड करते जाएंगे। तो टोटल एरे के अंदर जितनी भी हर दिन की सेल है, उन सारी सेल्स को टोटल किया जाएगा और फिर एट द एंड आपके पास टोटल को साइज़ से डिवाइड करके, यानी जितने भी इंडेक्सेस हैं, 6 इंडेक्सेस हैं, तो टोटल जो आपकी सेल है उससे नंबर ऑफ़ डेज़ से डिवाइड करके तो हम एवरेज सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, एरे की फॉर्म में अगर डाटा स्टोर हो तो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कैलकुलेशन करना हमारे पास आसान होता है। एरे को इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है? एरे को इनिशियलाइज़ करने के हमारे पास तरीका कुछ इस तरह है। पहले जो हम तरीका देख चुके हैं वो है एरे के अंदर वैल्यूज़ असाइन करने का। असाइन करने के लिए हम सीन यूज़ कर सकते हैं या खुद से हम मैनुअली वैल्यू असाइन कर सकते हैं एरे की इंडेक्सेस पे, या लूप लगा के यूज़र से ले सकते हैं सीन के थ्रू, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन एरे को इनिशियलाइज़ करने का क्या मतलब है? इनिशियलाइज़ करने का मतलब ये है कि जैसे ही हम एरे डिक्लेयर करें, उसको हम कोई वैल्यूज़ उसी टाइम पे असाइन कर दें, वो एरे की डिक्लेरेशन इनिशियलाइज़ेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़ पर मंथ के नाम से हमने एक एरे बनाई, ठीक है, जिसका साइज़ हमने 12 रखा। ज़ाहिर बात है, डेज़ पर मंथ टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 ही हमारे पास एरे का साइज़ होगा। और उसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट मंथ में 31 होते हैं, सेकंड मंथ में 28 डेज़ एंड अप टू सो ऑन, वो वैल्यूज़ हमें पता है चूँकि पहले से, इसलिए हमने उन्हें इनिशियलाइज़ करवा के एरे के अंदर पहले से रखवा दिया। फिर हम क्या करते हैं? मंथ एंटर करते हैं 1 टू 12 और सीन करते हैं मंथ, फिर डे एंटर करते हैं और टोटल डेज़ हमारे पास जो भी है वो डे को असाइन कर देते हैं, यूज़र जो भी डेज़ बताएगा। फिर हम ये देखना चाह रहे हैं, एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास एक लूप लगाया है हमने, यूज़र जिस मंथ तक कहेगा, ठीक है, 1 से लेके 12 तक जो भी मंथ कहेगा, उस मंथ से रिलेटेड, उस मंथ में जितने टोटल डेज़ हैं, उन्हें उस मंथ तक जितने भी डेज़ हैं
ऐड डेज़ ईच मंथ, जितने भी उसने मंथ बताए हैं उस मंथ तक जितने भी डेज़ हैं वो टोटल उसे टोटल डेज़ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर से वो अगर यूज़र ने पता करने हैं तो उसे पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि वो मंथ एंटर करता है, 5th मंथ एंटर करता है। वो देखना चाहता है कि 5th मंथ तक टोटल कितने जो हैं डेज़ बनते हैं। तो उसके लिए वो 0, 1, 2, 3 4 तक जाएगा, क्योंकि मंथ -1 है इसलिए 4 तक लूप जाएगा। पहले 5 जो है 31 + 28 + 31 + 30 एंड 31 5 वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल उसे बता दिया जाएगा कि स्टार्ट ऑफ ईयर से लेके मई तक यानी 5th मंथ तक टोटल कितने डेज़ बनते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन करने का तरीका है कि हम एरे को इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले हमने एवरेज को देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक जो मंथ्स की एरे है, मंथ डेज़ की एरे है, उसके अंदर से हमें कोई भी नंबर ऑफ मंथ्स के टोटल डेज़ कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे हमने देखा। देन मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या है? हम सिंगल अरे के बजाय हम मल्टी डायमेंशनल अरेज भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। यानी हम अगर एक ही साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मल्टी डायमेंशनल अरेज यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरेज का क्या सिंटैक्स है उसे हम रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से देख लेंगे और उसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर कैसे उसे एक्सेस करते हैं उसमें हम बात करेंगे। देन नंबर्स को फॉर्मेट करना एंड देन मल्टी डायमेंशनल अरेज को इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सिंगल अरे को 1D अरे को करते हैं, उस तरह हम 2D एंड मल्टी अरेज को भी कर सकते हैं। देन अरेज को हम फंक्शंस को कैसे पास करते हैं उसको हम देखेंगे एंड फर्दर जो इसके अंदर चीज़ें हैं उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैं आपको गाइड करूँगी और उसके बाद आप इसे देख के और फिर इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसे हम अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह।